हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। अभी दुनिया में जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आखिर क्यों ये लड़ाई हो रही है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, वर्ल्ड मैप पे ये लोग कहां लोकेटेड है, क्या हमें अपने एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहां से मिल सकता है, और इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हो रही है उसके क्या भारत पर प्रभाव पड़ेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर तीन इंपॉर्टेंट पर्संस के फेसेस। ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, एक टेबल पर ये कभी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी अब डेथ हो चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतान्याहू यानी कि ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो अभी हम इसका बेसिक समझते हैं, चीजें समझते हैं, ज्योग्राफी समझते हैं, थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हमारा इस वीडियो का सबसे मेन फोकस रहेगा कि आपके परीक्षा के पर्पज से क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि वीडियोस जो हैं वो लेंदी होते हैं बहुत सारे, और वहां पर सिर्फ लेक्चर्स होते हैं जो हमें काम के नहीं होते हैं। सिर्फ हमें यह देखना है कि हमें इससे समझ बढ़े, दुनियादारी की समझ बढ़े, वर्ल्ड की समझ बढ़े, और हमारे परीक्षा पास हो जाए, हम यही चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये आज की न्यूज है, और यहां पर है कि अयातुल्ला खमेनी जो है उनके बारे में न्यूज है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, ये धार्मिक गुरु है, और यहां पे इनकी डेथ हो चुकी है, यानी अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक में इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये अब कंफर्म हो गया है, कल नहीं था। तो ये आपको दिख रहा होगा, पेपर की न्यूज है कि कंफर्म द डेथ ऑफ द अयातुल्ला, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो क्या ऐसा हो गया कि इनको जो है रातों रात मिसाइल हमला करके मार दिया गया? क्या इजराइल और ईरान का ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। तो ये लाइव अपडेट है कि इनकी जो है मृत्यु हो गई अभी। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आप हमेशा किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आपको मैप समझना चाहिए। मैप समझने से हमें समझ में आता है, इवन हमारी मेमोरी में भी ज्यादा समय तक रहता है। क्या कि अगर हम कोई चीज फैक्ट देख रहे हैं तो उसको मैपिंग के माध्यम से हमारा दिमाग ज्यादा समय तक रिटेन कर पाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा भारत है, ये रशिया बड़ी कंट्री है, या ग्रीनलैंड का इशू थोड़े टाइम पहले चल ही रहा था, ये कनाडा है, ये यूएसए है, और ये मैक्सिको है। ये मेजर कंट्रीज हैं। और जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत ही छोटा सा कंट्री है जो आपको मैप में दिखेगा भी नहीं, ये है इजराइल, एक डॉट के बराबर, और यहां पे ये है ईरान। इसको मैंने एक बड़े मैप में लिया है, लेकिन वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा एरिया जो है इट इज कॉल्ड द मिडिल ईस्ट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया जो है ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। और मिडिल ईस्ट क्यों है? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर मतलब हमारे वेस्ट साइड में कौन है? ये यूरोप है, अमेरिका है, इसलिए हम बोलते हैं कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति। वैसे ही वेस्ट वाले बोलते हैं कि ये ईस्ट है, लेकिन फार ईस्ट नहीं है। ये अगर जापान की बात करें या इनकी बात करें तो ये ईस्ट में है, लेकिन ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में है, इसलिए इस एरिया को बोला जाता है मिडिल ईस्ट, जहां पर खाड़ी देश ज्यादातर है। खाड़ी देश क्यों? क्योंकि यहां पर पर्शियन गल्फ है, और इसी खाड़ी के चारों तरफ जो है कई सारी कंट्रीज है। तो इसको मैं जूम करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है? यहां पर जो मैंने जूम किया है तो आप देखेंगे ये रेड सी है, ये यमन है, दैट इज ईरान, जहां पर स्ट्राइक्स हो रही है। और इजराइल को इतने बड़े मैप में भी मैं दिखाना चाहूं तो ये इजराइल है, इतना सा कंट्री, और उसमें भी ये पूरा इजराइल नहीं है, इसको हम बोलते हैं ये है वेस्ट बैंक। और यहां पर एक छोटी सी पट्टी है जिसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। तो ये इजराइल के फुल्ली कंट्रोल में नहीं है। तो ये मैप अगर आप देखें तो यहां से इजराइल की स्ट्राइक हो रही है, यहां जो अमेरिका के युद्धपोत हैं वो ईरान पे स्ट्राइक कर रहे हैं, और ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई है। उससे पहले ईरान ने भी अमेरिका पे स्ट्राइक की है। अब आप सोचेंगे अमेरिका तो इतना दूर है, क्या ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक चली जाएंगी क्या? तो नहीं जाएंगी। तो कहां तक जाएगी? तो देखिए ये जो कंट्रीज है ना, जैसे कुवैत हो गया, ये कतर हो गया, अबू धाबी जो है, यूनाइटेड यूएई हो गया, यहां दुबई है, यहां पर अमेरिका के बेसेस हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, इन बेसेस पे वो हमला कर रहा है, और इन बेसिस पे अमेरिका के रिलेटेड जो भी युद्ध सामग्री है वगैरह उन पे हमला कर रहा था। एक तरीके से वो हमला ही माना जाएगा। तो अभी आप देखिए ये ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो बहुत बड़े युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इजराइल और ईरान की क्या लड़ाई है, आखिर ये लड़ाई क्यों हो रही है, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं और इस मैप पर वापस आएंगे। क्योंकि ये जो रेड सी देख रहे हैं ना आप, ये इंडिया और
दूसरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको कनेक्ट करता है, और वर्ल्ड में सबसे जो बिजिएस्ट कमर्शियल रूट है वो है रेड सी, और ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ये लाल सागर। इसको जोड़ने के लिए आपने सुना होगा यहां स्वेज कैनाल नाम की एक नहर है जिससे सामान की आवाजाही होती है। और यहां पर भी ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन मतलब ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था, तो ये पर्शियन गल्फ है, और यहां पर गल्फ ऑफ एडन है। आप इधर पाकिस्तान इंडिया आ जाता है, तो यहां से भारत को 40% अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवाजाही होती है, यानी भारत जो है इन सारी कंट्रीज से मिलाकर तेल खरीदता है। तो इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इजराइल एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ईरान। तो अब देखिए इजराइल के बारे में मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूं। इजराइल क्या है? इजराइल में आपको पता होगा मेजर जो रिलीजन है वो है यहूदी धर्म, और यहूदी धर्म की यहां पर पहले जड़ें हैं। इजराइल की जो राजधानी है, जो सब लोग नहीं मानते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में, जेरूशलम। यहां पर मैंने राजधानी भी देखो लिखा है, आप चाहें तो तेहरान जैसे ईरान की राजधानी है, जीके के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मैंने कैपिटल वाला ही मैप लिया है। तो यहां पे जेरूशलम जो है एक ऐसी पवित्र जगह है जो ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहूदी धर्म से संबंधित यहां पर वेस्टर्न वॉल या पश्चिमी दीवार है जहां पर सब लोग माथा टेकते हैं। मुस्लिम धर्म से संबंधित यहां पर अलग सा मस्जिद है, और ईसाई धर्म के बारे में भी यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहा जाता है कि यहीं से एक तरीके से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई है, तो जेरूशलम यहां पर इंपॉर्टेंट जगह है। तो एक ऐसा समय था जब यहूदी जो है यहां पर निवास करते थे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उनका पलायन हुआ, विश्व में अलग अलग जगह फैल गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारे, आपने सुना होगा हॉलोकॉस्ट जो हिटलर ने किए थे, कई सारे यहूदियों को मारा गया, और धीरे धीरे करके यहूदी वापस से यहां पर इकट्ठा हुए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो फिलिस्तीन नाम की जगह थी, या ये जो पूरा इजराइल में बात कर रहा हूं, ये कॉन्फ्लिक्टेड लैंड को 2 भागों में बांट दिया गया। एक यहूदी धर्म के रिलेटेड इजराइल बना दिया गया, और एक अरब देशों को दे दी गई। क्योंकि ये नया कंट्री था तो आप आसपास के कई सारे देशों ने हमला किया, लेकिन इजराइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रिसोर्सेस के माध्यम से कई बार जो है इस लड़ाई को जीता, और अंत में धीरे धीरे उसने ऑलमोस्ट जगह कैप्चर कर ली। केवल एक ये जो वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी है, ये ही अब फिलिस्तीन के लोग यहां रहते हैं। तो इजराइल ने बड़ा सशक्त रूप से काम किया। अब इजराइल को क्या है? इजराइल ये सोचता है कि मुझे मेरा संकट नहीं हो। तो ईरान ऐसा कंट्री है जो ये कर रहा है कि परमाणु हथियार बनाने के नजदीक है। जैसे आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो मेन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ईरान को तकनीक दी, ऐसा बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया को भी तकनीक दी उन्होंने परमाणु हथियार बनाने की। तो इजराइल अगर परमाणु हथियार बना लेगा तो इजराइल को खतरा हो जाएगा। तो एक तो इजराइल की मैंने थोड़ी बहुत बताई कि इजराइल बना, और 1948 में बनने के बाद लगातार अपने आप को मजबूत करता गया, अपनी कूटनीति के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने रिसोर्सेस के माध्यम से। ये तो हुई इजराइल की बात। ईरान क्या है? ईरान में देखिए 1925 के टाइम पर यहां पर एक पहलवी राजा हुआ करते थे, उनका वंश चलता था, पहलवी डायनेस्टी उसको बोलते हैं। और जब भारत की आजादी हुई या उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखे तो ईरान बहुत ओपन सोसाइटी था। ओपन सोसाइटी का मतलब पश्चिमी कल्चर को फॉलो करते थे, महिलाओं पर कोई पाबंदी नहीं थी, कैसे भी कपड़े पहन सकते हैं, शिक्षा कुछ भी ले सकते हैं, और ओपननेस ज्यादा थी, यानी वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव था। लेकिन यहां पर जब वो राजा की डेथ होती है और यहां पर एक नए राजा बनते हैं, उनके शासन में यहां पर जो ये पश्चिमी कल्चर चल रहा था उसको हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं, व्हाइट रिवॉल्यूशन का क्या मैं मीनिंग बता रहा हूं। ये ईरान का और पिक्चर आपको मैं पास में बता देता हूं। यहां पर ईरान की मैं बात कर रहा हूं, यहां की राजधानी है तेहरान, इसके पास में इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज है, इधर अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, टर्की, ये सारे हैं। अब यहां पर क्या था, जब वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, यानी यहां के जो राजा थे वो काफी वेस्टर्न कल्चर के सपोर्टर रहे थे। इनकी मैं बात कर रहा हूं, रेजा पहलवी, और उसके बाद में जो राजा हुए मोहम्मद रेजा पहलवी। तो ये पहलवी जो इनका वंश का नाम है, इनकी आप देखेंगे तो 1979 में तक इनका शासन बताया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने उस समय तक जो वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया उसको बोला जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी व्हाइट लोग जैसे रहते हैं उस कल्चर को बढ़ावा देना। बाद में यहां पर एक क्रांति होती है, और क्रांति होने के बाद में धार्मिक शासन की नींव रखी जाती है। तो इनकी डेथ हो जाती है, और अभी जो है इनकी वाइफ
और इनका बेटा जो कि निर्वासन में है, ये चाह रहे हैं कि वापस से यहां पर मोनार्की आ जाए। इनका नाम भी रजा पहलवी है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। रजा, शाह रजा पहलवी, मोहम्मद रजा पहलवी, देन रजा पहलवी, दैट इज क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का मतलब इनकी माताजी जिंदा है तो क्राउन प्रिंस ये कहला रहे हैं। तो एक तो ये इतिहास हो गया कि इनके समय वहां पर धार्मिक क्रांति हुई और धार्मिक क्रांति में इनको बाहर निकाल दिया गया और बाद में ये अमेरिका में इलाज कराने चले गए, डेथ हो गई बाद में। अभी ये दोनों हैं। अब धार्मिक क्रांति किसने की? तो वहां पे दो लीडर जो अभी नाम चल रहे हैं, जिनमें कई लोगों को कंफ्यूजन भी है, उन लोगों ने धार्मिक क्रांति की शुरुआत की कि यहां पर इस्लाम का शासन होना चाहिए और जो बंदिशें होनी चाहिए सोसाइटी में, ओपन कल्चर ईरान की संस्कृति के अकॉर्डिंग नहीं है, इन चीजों को लेकर वहां पर क्रांति होती है और उसको बोला जाता है इस्लामिक आप जो है ईरानियन रेवोल्यूशन। तो ईरानियन रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। 1979 में तख्ता पलट होता है, राजा की जगह शासन में आ जाते हैं ये। अब देखिए इनके पिक्चर एक जैसे सेम है। कई लोगों को ये नहीं पता है, इनका नाम है रोहिल्ला खुमैनी और इनका नाम है अली खामनेई, जो अयातुल्ला अली खामनेई के नाम से फेमस है। इनका शासन शुरुआत में रहा, ये सुप्रीम लीडर बने वहां पर और सुप्रीम लीडर बनने के बाद में इन्होंने ईरान का थोड़ा धार्मिक तरह से कह सकते हैं कि उनकी तरफ लीन हुए ये, और यही सबसे बड़े धार्मिक गुरु वहां पर रहे। इनकी मृत्यु के बाद में इनको शासन सत्ता सौंप दी गई और ये वहां के रहबर बन गए। रहबर का मतलब है कि सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर, धार्मिक लीडर बन गए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इनके नीचे हैं और इनके द्वारा ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC जो बात की जा रही है ना अभी, सबसे बड़ी वहां की जो सेना का एक अंग है जो इनको सीधा रिपोर्ट करता है, बहुत ताकतवर है, उनकी इन्होंने स्थापना की। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यह हो रही कि ये परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, इजराइल को उससे डर है और भी कई सारे हैं। जैसे यहां मिडिल ईस्ट में शिया सुन्नी विवाद का भी जो कह सकते हैं हम बात कर सकते हैं कि ईरान जो है सुन्नी कंट्रीज हैं और ये शिया कंट्रीज है, तो इस रीजन में किसका डोमिनेंस हो? ईरान चाहता है मेरा डोमिनेंस हो, सऊदी अरेबिया चाहता है मेरा डोमिनेंस हो, ये अमेरिका के पाले में है और ये रशिया और चाइना की हेल्प से अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर खुद का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, विदेशी शक्तियां भी इन्वॉल्व है। आप परमाणु हथियार की बात करें तो इजराइल को भी डर है। तो ये कई सारी पॉइंट्स मिलकर क्लैश पॉइंट बन जाता है और इससे रिलेटेड कई बार इनको चेताया गया कि आप अपना परमाणु हथियार बंद कर दीजिए और बहुत सारी मीटिंग्स हुई, पहले समझौता भी हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सीधा धमकी आई और उसके बाद में या तो आप सरेंडर कर दीजिए या तैयार रहिए मरने के लिए, और वही हुआ और कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। तो ये मैंने आपको एक बेसिक हिस्ट्री बता दी है आपको कि यहां पर क्या क्या चीजें हुई और क्या कारण था उसका। अब हम बात करते हैं कि कल की जो है ना ये न्यूज अगर आप देखें तो ये सारे देखिए, खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुका इजराइल ईरान, ये सारी जो है ना अखबारों की कटिंग में लेके आया हूं। पूरा अखबारों का जो मनी कंट्रोल ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, आज तक ले लीजिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ले लीजिए, DNA इंडिया ले लीजिए, सब जगह यही खबरें हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस कहीं से कहीं तक पिक्चर में नहीं है, जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि विश्व में शांति रखी जाए। तो ये सारी खबरें हैं और अब आगे क्या होगा, ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं दुनिया को किस तरफ धकेलना चाहते हैं, क्या सोने चांदी के भाव बढ़ेंगे, करेंसीज गिरेगी, मार्केट गिरेगा, लोगों की सेविंग्स चली जाएगी, वर्ल्ड बिजनेस प्रभावित होगा, आगे क्या होगा, शांति हो जाएगी, किसी को नहीं पता है। क्योंकि अभी हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर विश्व है। हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाए, हो सकता है कि इजराइल के पास कोई छोटा मोटा परमाणु बम ही हो, पता नहीं आगे क्या होगा। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स के मेजर पॉइंट्स है तो यहां पर मैंने लिख दिए, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। जो UPSC RS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ईरान पर हमले की सबसे बड़ी वजह क्या क्या है उसके बारे में देखिए, यहां पर कुछ लिखा गया। एक तो सबसे बड़ी वजह क्या है, परमाणु बम, ये परमाणु बम नहीं बना ले। दूसरी बड़ी वजह है कि ईरान जिनका समर्थन करता है वे इजराइल और अमेरिका पर हमले करते हैं। यानी ईरान ने हमेशा सीधी लड़ाई को प्रमोशन नहीं दिया। ईरान ने यह बोला कि हम कुछ ग्रुप्स खड़ा करेंगे और वो इजराइल से लड़ेंगे। तो इजराइल के आसपास सीरिया में, लेबनान में, अलग अलग जगह, यमन में इन्होंने अपने प्रॉक्सीज खड़े किए और इजराइल पे वो लोग हमला करते हैं। आपको पता होगा इजराइल पे लास्ट ईयर भी हमला हुआ था, बंधक बना लिए थे गए थे कई इजरायली। तो यहां पर लिखा गया, ये आपकी जीके के पोर्शन से इंपॉर्टेंट हो सकता है, हिजबुल्ला लेबनान में एक्टिव जो है वो है, हमास इसी का इजराइल ईरान का समर्थित ग्रुप है जो कि गाजा में समर्थित है, हूती यमन में है। तो ये अलग अलग प्रॉक्सीज हैं, इसी के कारण भी एक ये है कि इनके बीच युद्ध हो रहा है। तीसरा, अमेरिका और ईरान की बात नहीं बन पा रही है। ये चाहते हैं कि परमाणु बम छोड़ दो, आपका जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको खत्म कर दो।
तो हम आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और इसके अलावा क्षेत्रीय वर्चस्व भी मैंने बताया, इस रीजन में कौन वर्चस्व करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल भी खतरा है, ईरान के पास इतनी बड़ी मिसाइल हो जाएगी तो हो सकता है कल से अमेरिका पे हमला कर ले। और काफी सारी दूसरी पॉलिटिक्स भी है, तेल वाली पॉलिटिक्स भी है, जिसके कारण भी ये चीजें हो रही थी। मैंने लिख दिया, ये आप देख सकते हैं। फिर हम अगर आगे बात करें तो अब क्या तो बात करें तो सबसे पहले आप समझिएगा कि ये ईरान, ये इजराइल और अमेरिका के हमले, इनके पड़ोसी देश, इससे क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है। तो सबसे पहले तो आप पर्शियन गल्फ देख रहे हैं, यहां पर गल्फ ऑफ एडन देख रहे हैं, ये अरेबियन सी है और यहां पर हिंद महासागर है, ये पाकिस्तान है। तो ये रूट जो है ना, इससे कई सारा तेल एक्सपोर्ट होता है। ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये दुबई जो है यहां पर है। तो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज है, अबू धाबी है, कतर की राजधानी, कल दोहा में हमला हुआ है। सोचिए, पैनिक में लोग हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, इनमें कई सारे भारत से लोग जाते हैं जो यहां पर अपना काम करते हैं और अपना जो पैसा वहां कमाते हैं वो अपने देश में भेजते हैं ताकि यहां उनके फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। उन पर भी एक बड़ी तलवार लटक रही है। तो यहां का जो भी तेल निकलता है वो इसी रास्ते से बाहर आता है। ईरान कहता है कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे और यहां से बहुत कम दूरी है, इतनी सी नैरो स्ट्रिप है, ये समझिए कि आप 33 किलोमीटर लंबी से 33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो एक खतरा यह मंडरा रहा है। दूसरा, भारत के ऊपर तो बड़ा खतरा यह हो सकता है कि हमारा जो तेल इंपोर्ट है वो 40% अराउंड यहां से हो रहा है और इसके दाम बढ़ने से, यहां पर अनसर्टेनिटी होने से भारत पर बोझ बढ़ेगा। तीसरा, जो गरीब मध्यम वर्ग परिवार हैं, सोने चांदी के भाव बढ़ जाएंगे विदेशी नीति से। भारत का एक्सपोर्ट यहां पर होता है यूएई को, बहरीन को, कतर को, ये एक्सपोर्ट भी यहां पर दिक्कत में आ सकता है अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो। इसके साथ ही यहां पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो छोटा सा पैसेज ये बता रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये जीके के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यमन, ओमान, ये जो कंट्रीज है ना, ये ओमान की राजधानी मस्कट हो गया, यमन की राजधानी एडन हो गई, सऊदी अरब की राजधानी जद्दा हो गई, यहां पर इसी तरीके से आप जो है कतर की राजधानी दोहा हो गई। इसी तरीके से सारी जो है राजधानी आप याद करिएगा ताकि आपको ध्यान में रहे। दूसरा क्या है, ये रेड सी है और यहां पर क्या है, यहां पर है गल्फ ऑफ एडन। इन दोनों खाड़ियों को या सी को जोड़ने का काम जो है यहां पर एक करती है, उसको बोलते हैं बाब अल मंडेब। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये। और ये रूट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे यूरोप से जो व्यापार इधर आता है वो इसी के माध्यम से आता है। आपको लग रहा होगा कि यहां पर तो जमीन है, लेकिन नहीं, यहां से ये छोटी सी संधि है, फिर इसके बाद में रेड सी, फिर यहां से सुएज कैनाल का नाम आपने सुना होगा, मेडिटेरियन या भूमध्य सागर, और फिर यूरोप जाता है ये। तो ये एक बड़ा मेजर कमर्शियल बिजी रूट है। अगर यह ब्लॉक हुआ तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि यहां ईरान से समर्थित हूती विद्रोही हैं और उन्होंने इसको ब्लॉक करने की धमकी दे रखी है। तो अब ये युद्ध किस करवट बैठता है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, करंटली अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारी चीजें आ सकती है। जैसे इजराइल के पास में जो कंट्रीज हैं, जैसे यहां पर लेबनान है, यहां पर सीरिया है, और सीरिया और लेबनान में भी ईरान के समर्थित जो आतंकवादी समूह बोला जाए उनको, वो विद्रोही हैं। गाजा पट्टी में भी हैं। तो अलग अलग जगह पर ये जो चीजें हैं, इनके नाम आपको करंट अफेयर्स में घूमते हुए मिलेंगे। आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये युद्ध किस करवट बैठता है, लेकिन हमें हमेशा इस नजरिए से देखना चाहिए कि बम के धमाके का वीडियो देखने की बजाय हम ये देखें कि हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स के पर्पज से क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या हमें विश्व की समझ हो सकती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वो शांति बनाने वाला संगठन है, जिसको एक वर्ल्ड ऑर्डर सेट करके बनाया गया था, वो वर्ल्ड ऑर्डर बिखर चुका है, वो यूनाइटेड नेशन की कहीं पर भी प्रेजेंस नहीं दिखती है। एक बड़ा कंट्री जो ताकतवर है, वो किसी भी देश पर कभी भी हमला करके किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लेता है, किसी पे मिसाइल रख देता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो इस तरीके से तो जिसकी लाठी उसकी बेस का शासन हो जाएगा, फिर ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर भी चले जाएं। एक चीज और है कि इससे रिलेटेड और कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट, जैसे अमेरिका और इजराइल ने जो ऑपरेशन किया, तो अमेरिकी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इजराइल ने जो ऑपरेशन किया है उसका नाम इन्होंने लिखा है लॉयंस रॉर, और कुछ मीडिया में इसे जो है ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा भी कहा गया है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और है कि इजराइल ने जो हमला किया था गाजा पट्टी पे, पिछले 1-1.5 साल से वो लड़ाई कर रहा था, उसके बाद शांति हो गई, उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जिसके डोनाल्ड ट्रम्प चेयरमैन है। वो चाहते हैं कि यहां पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट किया जाए, गाजा पट्टी में पूरे सारे नए घर बना दिए जाएं, ऐसी जगह डेवलप की जाए कि विश्व में नामचीन हो। उसी के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, और कई सारे कंट्रीब्यूशन इन्होंने भी दिए $10 बिलियन का। और फिर
कई देश जो इसके मेंबर बने उनको भी बोला कि $1 मिलियन का आप भी कंट्रीब्यूशन दीजिए। पाकिस्तान वगैरह कई सारे कंट्रीज में शामिल हुए। इंडिया तो इसका जो है ऑब्जर्वर मेंबर ही बनाया। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के बारे में भी आपसे आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके ये हैं चेयरमैन है, लाइफ टाइम के चेयरमैन है। इनकी मीटिंग भी हो गई है अभी हाल ही में, तो 19 फरवरी को इनकी मीटिंग हुई है और इन्होंने बोला है कि हम $10 मिलियन देंगे, 10 बिलियन US$ देंगे। तो ये सारी चीजें भी जो है यहां पर बात हो रही है। तो आगे इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आएगी तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा और हमारा प्रयास हमेशा यह रहेगा कि आपको जो है हम इन चीजों से अवगत कराते रहें। आप हमारे नए बैचेस में भी एडमिशन ले सकते हैं जो कि 8 मार्च से 11 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। कई सारी चीजों के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।